लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ पर इस बार कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को समझने के लिए मैं मौजूद हूँ इस समय जयपुर के सुबोध महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय में। मेरे साथ कई यहाँ पर प्रोफेसर हैं जो मौजूद हैं। समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव को लेकर के महिला की इशूज़ को उठाया गया, उनके मैनिफेस्टो में क्या रहा और पार्टियाँ क्या क्या करके आई हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर हैं अर्चना श्रीवास्तव से समझूंगा कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से राजस्थान में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों ने कभी इस पर फोकस किया? मुझे लगता है महिलाओं को केंद्र में तो रखा गया है, जो उनका एजेंडा है, लेकिन तवज्जो उतनी नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए और हमेशा हाशिए पे रखा गया है। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी के तौर पर महिलाओं को उतारा गया पार्टियों के ज़रिए, उसमें भी महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं मिली। कहीं ना कहीं उनको सिर्फ माध्यम बनाया गया है, जो कि मेरे लिए तो पर्सनली बहुत दुखद है। ये एबीपी न्यूज़ का अपनी बातें एक हम लोग का शो चल रहा है, जिसमें दूसरा दिन है, इसमें जो दूसरा शो है हमारा, तो हम इसी मुद्दे को लगातार रेज कर रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि उनको मौका नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि महिला वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी बातें हो रही हैं, मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है महिलाओं को सुविधाएं बहुत ज़्यादा दी जाएंगी, इसका क्या रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? मैं बार बार यही बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बातें तो हो रही हैं, पर क्रियान्विति के तौर पे अभी तक तो कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाशिए पर ही है ना महिला तो अभी भी। और जो ज़रूरत है वो किसी भी बेटी की परवरिश से उस चीज़ को हमको हाईलाइट करना पड़ेगा। अगर हम शिक्षा के माध्यम से उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, तब जाके चुनाव जब होते हैं उस समय तक हमारी बेटियां जो वोटर के तौर पे हमारे सामने उपस्थित होती हैं, तब वो उस रूप में सशक्त वोटर के तौर पे उपस्थित होंगी, तब वो अपनी आवाज़ उठा पाएंगी, तब वो उस मैनिफेस्टो के ज़रिए अपने आप को जागरूक वोटर के तौर पे रेखांकित कर पाएंगी। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो क्या हो रहा है, अगर परिवार में बीजेपी की लहर है तो बीजेपी को वोट दिया जाएगा, कांग्रेस की लहर है तो देना किसको है, ये परिवार के मुखिया तय करते हैं आज भी, पुरुष तय करते हैं आज भी कि भाई इस पे कमल पे बटन दबाना है कि हाथ पे बटन दबाना है। महिला आरक्षण बिल का कितना असर पड़ेगा अगर ये आता है? मतलब लगता है आपको कि आने के बाद ही लाभ मिलने लगेगा या समय लगेगा उसमें? समय लगेगा, समय लगेगा, एकदम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कोई भी नीतिगत जो भी निर्णय है होते हैं, लेकिन उसकी क्रियान्विति में बरसों लग जाते हैं। मैं आशान्वित हूँ, ऐसा नहीं है मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन मैं आशान्वित हूँ, और आशान्वित इस रूप में हूँ कि आशा है शायद कभी तो सुबह होगी। कभी तो सुबह होगी। अब प्रोफेसर रेणु जोशी हैं, आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरीके से राजस्थान में कहा जाता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम रहता है, 7 अब देखा जाए तो 5 भाजपा ने, 2 कांग्रेस ने, इस तरह से 8 लोगों को प्रत्याशी बनाया है। आपको क्या लगता है, बदलाव आ रहा है या समय लगेगा? बदलाव आने में भी समय लगेगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सिर्फ राजस्थान की ही हकीकत नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान लेवल पे भी बात करें तो संसद के लेवल पे, एमपी लेवल पे सिर्फ 10% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, और एमएलए लेवल पे लगभग 8-9% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। तो ये पूरे हिंदुस्तान की ही लिए लेवल पे ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। ये एक सुखद है कि महिलाओं का वो मतदान डालने के लिए आगे आ रही हैं। इसका मतलब वो कहीं सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाना चाहती हैं, लेकिन वो प्रतिनिधित्व के स्तर पर नहीं है। क्या वजह लगता है आपको, राजस्थान में क्या वजह लगता है आपको कि भाजपा ने, जैसे अब देख रहा हूँ कि यहाँ पर महिला मेयर, महिला लोकसभा अध्यक्ष प्रत्याशी भी उतार दिया है, डिप्टी सीएम भी हैं, कांग्रेस भी इसी तरीके से, पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने अपने हिसाब से करती हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कोई चूक रह जाती है मैनिफेस्टो में या कोई बात करने में, जो या जिनको लगता है महिलाएं मतदान नहीं कर रही हैं इसलिए पीछे रखना है? नहीं नहीं, इसमें यह है कि शुरू से ही राजनीति को एक पुरुषों का वर्चस्व माना गया है राजनीति में हमेशा। तो जैसा कि अभी मैडम ने भी कहा कि ये पुरुष ही डिसाइड करते हैं कि किसको नामांकन लेवल तक पहुंचेगी। बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हर पार्टी में हैं, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व के लेवल पर नहीं आगे प्रमोट किया जाता। वो काफ़ी उनको, उनके कार्यों को सराहा भी नहीं जाता, और जब नामांकन की बात आती है तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। ये एक बहुत कठिन रास्ता है कार्यकर्ता से प्रतिनिधित्व लेवल पर पहुँचने में।
तो इसके लिए मैनिफेस्टो तैयार करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, उनके कार्य को प्रमोट करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उन जो समस्याएं वो फेस करती हैं ग्राउंड लेवल पर उनमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। सुधार लाने जाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर कानन बाला जी हैं, आपने देखा होगा, आपने तो बहुत दौर देखा, तमाम महिला लीडर्स यहाँ से निकली, सीएम बनी, राज्यपाल बनी, यहीं से जाकर के राष्ट्रपति बनी, लेकिन आपको क्या लगता है बदलाव हुआ कि अभी कुछ बाकी रह गया है? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सोच में। मुझे लगता है कि बदलाव काफ़ी आ रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने देखा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने देखा है कि जो ग्रामीण परिवेश से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आती हैं वो भी इतनी सक्रिय हो जाती हैं यहाँ आने के बाद में, और इतनी जयपुर आने के बाद जयपुर आने के बाद में बहुत सक्रिय हो जाती हैं। मैं नहीं कह सकती कि वो गांव से ही सीख के आती हैं या यहाँ सीखती हैं आकर के, मैं नहीं कह सकती, पर मैंने जो लड़कियां अंदर आ रही हैं और जो बाहर जा रही हैं उनमें राजनीतिक चेतना जो है वो बहुत अधिक हो जाती है। मैं ये तो विशेष तौर पे कहना चाहूँगी कि नॉट ओनली जयपुर की ही बात नहीं है, ये और जगह भी काफ़ी इस चीज़ को हम देखते हैं कि काफ़ी बदलाव इसमें धीरे धीरे आता जा रहा है। तो धीरे धीरे आ रहा है बदलाव, और हमारे राजस्थान में ही नहीं पूरे कंट्री में आ रहा है फॉर दैट मैटर। अगर हम देखें पूरे ग्लोबली अगर देखते हैं तो कई हमारे यहाँ पर कई ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, और मुझे पूरी आशा है कि हमारे राजस्थान से भी बहुत बढ़ चढ़ करके स्टूडेंट्स आगे आ रही हैं। जैसे हम देखें तो पायलट्स फॉर इंस्टेंस, साउथ एशिया कंट्रीज़ में टोटल 10,000 पायलट्स में से 15% जो हैं वो फीमेल्स हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो ग्लोबली ये केवल 5% का फिगर है। तो ये काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं, और मैं जानती हूँ पर्सनली भी कईयों को, वो जो सीख करके आगे इस तरह से बढ़ी हैं। मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जिसे कहते हैं, राजनीतिक समाजीकरण जिसे कहते हैं, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि केवल एक ही तरह का, पर हर तरह का बढ़ावा देना चाहिए। राजनीति में भी बदलाव आएगा, आपको पूरी उम्मीद है? बिल्कुल आएगा बदलाव, तो आना निश्चित है, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। हर तरह से हमारी जो बालिकाएं हैं वो शिक्षित होती जा रही हैं, नए परिवेश में आती जा रही हैं, तो ये 50% का जो हिस्सेदारी है हम लोगों की, वो काफ़ी शिक्षित होती जा रही है। ये कहना चाहिए कि हम बहुत पीछे हैं, वो ठीक है, वो हैं, अभी भी हैं। राजस्थान में तो बहुत ही पीछे हैं हम लोग, शिक्षा की वजह से भी, और देखा जाए तो इतना समाज में भी इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलता बढ़ावा, पर फिर भी कैसे भी करके मैं तो मानती हूँ कि हमारी बालिकाएं, हमारी लड़कियाँ बहुत आगे आ रही हैं, हर तरह के फील्ड में आ रही हैं, तो क्यों नहीं राजनीति में। तो यहाँ पर जब बात हो रही है प्रोफेसर से, तो ये समझना चाहेंगे कि क्या केमिस्ट्री रहती है, क्या वजह रहती है? बता रही हैं कि प्रोफेसर की समाज का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, तो क्या मानती हैं आप, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? संतोष जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत रहती हूँ। मेरी सीनियर भी रह चुकी हैं और मैं बहुत लाभान्वित रह चुकी हूँ कि इनके साथ बहुत प्लेटफॉर्म पे काम करने का मुझे मौका मिला। एक तरह से मेरी ग्रूमिंग भी प्रोफेसर कानन बाला शर्मा के हाथों हुई है, और यहाँ कहते हुए मैं झिझकूंगी नहीं। ये उदाहरण है, मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, और तब की अलका और अब की अलका में बहुत फ़र्क है। मेरा विषय चूँकि रसायन था तो मैं मेरे विषय में पारंगत होती चली गई, लेकिन मैम का कहना सही है ये बात कि अगर हम किसी बच्ची में जिज्ञासा है कि पॉलिटिकल साइंस में वो जाए, पॉलिटिकल फील्ड में हो जाए, या पॉलिटिक्स को रूबरू करे, उसको जिए, तो उसको ग्रूमिंग की आवश्यकता है, उसको दिशा दिखाने की आवश्यकता है, उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है। मेरे यहाँ बच्चियों में इतना पोटेंशियल है कि आप सिर्फ उसको दिशा दिखाएं और थोड़ा सा सहारा दें, हाथ दें कि आपका ये रास्ता सही है, चुनाव गलत नहीं है। अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि मैम ने बात छिड़ी, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, कि जो ग्रामीण परिवेश की बालिकाएं हैं उनमें बच्चियां कभी भी ये नहीं है कि गलत सही का चुनाव करके शुरू से आती है, उनको बाद में बताया जाता है ये गलत है सही है, बताया ना जाए, उनको सीखने दिया जाए, उनको खुला प्लेटफॉर्म दिया जाए। अगर कोई बच्ची पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहती है, पॉलिटिशियंस बनना चाहती है, और उसमें वो कैलिबर है, क्यों नहीं जाए
हम क्यों उसको परिवार, समाज या उसके चारों तरफ के पेयर ग्रुप क्यों उसको रोकता है, उसको इस दृष्टि से क्यों बताता है कि नहीं ये पुरुष का क्षेत्र है, तुम्हें नहीं मालूम इसमें कितनी परेशानियां होंगी, क्या होंगी। कौन सा फील्ड ऐसा है जहाँ परेशानी नहीं है? मुझे अगर साइंटिस्ट की तरह पूछा जाए या फैकल्टी ऑफ टीचर की तरह पूछा जाए तो मैं ये कहूँगी इसमें भी बहुत परेशानियाँ हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम इससे नहीं रोकें। और रही बात बदलाव की, जो आपने मैडम से क्वेश्चन पूछा है, मेरे मन में जिज्ञासा थी इसके उत्तर देने की, इसलिए मैं इसको बोलना चाह रही हूँ। आप अगर पुराना टाइम देखेंगे जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, उस समय उसके तुरंत बाद में यानी स्वतंत्र भारत का पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा इलेक्शन में जो कुल मिला के मुझे जहाँ तक ध्यान है 24 महिलाएं थी। 1952 में जो हुआ था। 1952 में, बिल्कुल सही फरमाया आपने। 1952 में सिर्फ मात्र 24 महिलाएं थी। आज की दृष्टि में यानी 2019 में जब हुआ तो ये 78 बना। ठीक है, तो यूँ हम देखते हैं तो बहुत थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो स्वतंत्रता के लिए एक अहम मुद्दे के लिए लड़ करके उस लोकसभा में आई। अब मुद्दे बदल गए हैं, सामाजिक परिवेश बदल गया है, रहन सहन और जो डिमांड्स हैं सोसाइटी की और बच्चों की या कहना चाहिए यंगस्टर्स की, वो बदल गई है, यानी पूरे युग की डिमांड बदली है। तो डेफिनेटली नंबर इज़ नॉट अ गेम, इट्स द पॉइंट कि किसी बच्चे का कोई रुझान है, कोई परिवर्तन लाने का, तो उसको ग्रूम किया जाए, उसको आगे आने दिया जाए, ये कहते हुए कि ये भी एक प्रोफेशन है, आप इसको लीजिए और आगे बढ़िए। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में यहाँ नहीं लिया गया और एक बता दिया गया कि ये या तो उनके बेटे लड़ेंगे या उनके परिवार से कोई लड़ेगा। मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं जो आई पिछले दिनों में, वो कई बड़े परिवारों से रहीं, उनका एक राजघरानाओं से खासकर राजस्थान में जुड़ाव रहा, इसलिए उनको प्रिविलेज मिलता रहा, चुनाव होता रहा। आपको लगता है कि जिस तरह से मैडम कह रही हैं कि प्रोफेसर साहिबा की गाइडेंस का जो एक रोल होता है उनके जीवन में, उसका कितना असर है? बहुत ज़्यादा असर है, और मुझे लगता है कि जो एलीट क्लास है उनको ज़्यादा मौके मिलते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में भी अभी काफ़ी बदलाव आया है, जैसा कि अभी कानन जी ने कहा है, और निश्चित तौर पे महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उनको खुला आसमान तो दे रहे हैं, लेकिन उनको कहीं अगर हम थोड़ा सा और पुश करें निर्णय लेने में, तो शायद और ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आए। जो अभी अलका जी ने कहा कि परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज़ हो तो रहा है, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं हो रहा। तो तेज़ी से परसेंटेज तब बढ़ेगा महिलाओं की भागीदारी का, 50% की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तब 50% की तरफ हम अग्रसर होंगे जब हम उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता देंगे। ओरिएंटेशन तो दें, लेकिन निर्णय लेंगे, क्योंकि भाई हम ये जो भेदभाव की परंपरा कौन शुरू करता है? हम और आप ही तो शुरू करते हैं कि तुम लड़का और तुम लड़की हो। बाकी कुदरत तो सबको इंसान के तौर पे पैदा कर रही है ना। तो बुद्धि उतनी ही है और अवसर सबके लिए बराबर होने चाहिए। मैं उसकी हकदार हूँ, और उसी हकदार होने के नाते एक लड़की को भी वो हक मिलना चाहिए। चुनाव का जब माहौल आता है मैम, तो लोगों के मन में आता है कि हमें नॉमिनेशन करना है, माहौल बनाना है। आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे आप देखते होंगे कि ये इस लोकसभा सीट पे 2 कंटेस्टेंट हैं, एक तो दोनों लगभग पुरुष ही दिखते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ बदलाव आएगा या इसके लिए कोई क्रांति होगी, या जिस तरीके से बिल्स आ रहे हैं इनसे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्स आने से डेफिनेटली सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। जब महिलाओं को उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें आरक्षण दिया जाएगा, तो जो सक्रिय महिलाएं हैं, जो विलिंगली इसमें आना चाहती हैं, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, और फिर डेफिनेटली महिलाओं को आगे बढ़ाना ही होगा और बढ़ना ही होगा। और अगर हम बात करते हैं कि अभी माना जा रहा है जैसे कि 2030 तक भारत वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो तभी हो पाएगा जब हमारी जो 50% आबादी है उनको भी बराबर के मौके मिलेंगे। तो और अगर महिला प्रतिनिधित्व के हिसाब से हम देखें तो अभी हम नीचे से 20वें रैंक पर हैं, तो उस रैंक को भी हमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ानी पड़ेगी, उनको ज़्यादा मौके देने पड़ेंगे, उनको एक ज़्यादा सकारात्मक एनवायरनमेंट उनके लिए करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल देश का विकास हो पाएगा और समाज का विकास हो पाएगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल महिलाओं को जहाँ पे भी मौके दिए,
पहले उनको आर्मी में मौके नहीं दिए जाते, लेकिन अब आर्मी में मौके दिए तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। चाहे कोरोना के वैक्सीन बनाने के पीछे साइंटिस्ट थी, चाहे हमारे इसरो में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जितने भी अभी तक अभियान चले हैं, चंद्रयान और ये इस तरह उनकी सक्रिय भागीदारी रही। तो महिलाओं ने हमेशा ये प्रूव किया है कि जब भी उनको मौका मिला उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। आज जैसे बहुत बार बहुत स्टेट की महिलाएं हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, अभी हमारी राष्ट्रपति महिला हैं, और वो सब अपने आप को वित्त मंत्री हमारी हैं जो महिलाएं हैं। जबकि माना जा रहा था कि ये महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी पदों को नेतृत्व नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने उसको साबित किया कि अगर महिलाओं को मौके मिलेंगे तो वो कुछ भी कर सकती हैं, और पुरुषों के बराबर ही नहीं उनसे अच्छा कर सकती हैं। ये बहुत रोचक है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो लड़कियां टॉप कर जाती हैं, और जब राजनीति की बात आती है तो वहाँ पर फिर वही चेहरे, वही रिटायर्ड चेहरे हम लोग देखने को मिलते हैं। कोई 5 बार से चुनाव लड़ रहा है, कोई 6 बार से लड़ रहा है। वहाँ नए चेहरों में अगर देखा जाए पुरुष ही कोई दूसरा आ जाता है। विरोध नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको लगता है कि इस पर कुछ मन जाता है कि राजनीति को भी प्रोफेशन के रूप में लिया जाए? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ऐसा है कि लड़कियां पढ़ाकू बहुत होती हैं और बहुत ज़्यादा कहना मानती हैं, ये मैं मानती हूँ, सिंसियर होती हैं। तो ये तो ज़रूर है, इसलिए आरपीएससी के रिजल्ट्स में टॉप भी करती हैं और राजनीति में भी टॉप करेंगी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये बात अभी अर्चना जी ने भी कही कि निर्णय लेने वाली स्थिति में जब आप महिलाओं को रखेंगे तभी जा कर के महिलाओं के हित की बात होगी, और तभी जा कर के ये जो आपके जो आगे दिखने वाली जो महिलाएं हैं वो और ज़्यादा नंबर में आएंगी। अभी तक इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि हम लोग की सत्ता में जो निर्णयात्मक जो जितनी भी पोजीशंस हैं उनमें आपको महिलाओं की ज़रूरत है। केवल इसी में नहीं, राजनीति में नहीं, और जगह भी निर्णयात्मक पोजीशंस में अगर हमारे पास में महिलाएं होंगी तो वो उनके हित की बात करेंगी, और जब वो हित की बात करेंगी तभी उसमें हम देख पाएंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स में, जैसा मैंने कहा, सामाजिक जो परिवेश है उसमें अगर बदलाव ज़्यादा और अच्छे से आ जाए तो वो समझ पाएंगे। जैसे अलका ने कहा, भाई तुम जाओ राजनीति में, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम अच्छी वक्ता हो, अच्छी कार्यकर्ता हो और अच्छी तरह लोगों को समझती हो, पहचानती हो, बेटा तुम आगे बढ़ो। ये कहने वाले अगर 2-4 और हो जाएं, शिक्षा के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, और कुछ भी समाज के किसी भी फोरम के माध्यम से अगर ये इनको बढ़ावा मिले, तब हम देखेंगे कि जो चेहरे हैं वो ऐसा नहीं होगा कि परिवार के हिसाब से ही आगे आ रही हैं, ऐसा नहीं होगा, वो अन्यथा भी आगे आ पाएंगी, वो दिख पाएंगे। सामाजिक चेतना बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हम लोग की बात हो रही तो वहाँ एक बात समझ में ये आई कि जिस तरीके से चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टियों की जो बॉडीज़ हैं जो सेलेक्ट करते हैं किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, वहाँ अगर महिलाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कुछ महिलाओं की चर्चा वहाँ पर होगी। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं संतोष जी, क्योंकि जैसा कि मैडम ने कहा कि महिलाओं की संवेदनशील होने का बहुत बड़ा एक नेचर नहीं दिया है कि वो बहुत संवेदनशील है, और जस्टिफिकेशन की जहाँ तक बात आती है वो जजमेंट और जस्टिफिकेशन में बिल्कुल अनबायस्ड रहती अधिकतर। मैं बहुत विस्तृत रूप में वैसे ले रही हूँ जनरलाइज करके। तो जब कहीं अहम मुद्दों पे रखा जाए, जैसा कि अभी जोशी जी ने भी कहा, रेनू मैडम ने भी, कि CSIR की मैडम पहली महिला जनरल डायरेक्टर बनी है इस साल, पिछले साल। कितने वर्षों से CSIR एक बॉडी है जो साइंस को फंडिंग करती है, रिसर्च को फंडिंग करती है, अब तक क्यों नहीं बनी? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे इस बात को देख करके एक तरह से ये रोष भी हुआ, खुश भी हुआ। रोष इसलिए हुआ कि काश बहुत पहले होता तो हमारे राजस्थान के भी बहुत सारी साइंटिस्ट होती, वहाँ से साउथ से क्यों आई, बट शी डिज़र्व। तो ऐसे की पोजीशंस पे जहाँ कोई डिसीजन लेना है या कोई पॉलिसी बनानी है, उनमें अगर महिलाएं आती तो निश्चित तौर पे बहुत निष्पक्ष रूप से पॉलिसी बनेगी और संवेदनशीलता से किसी चीज़ को दिशा दी जाएगी। क्योंकि जब महिला, मैं बहुत छोटी सी बात बोलूँगी लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, महिला अगर एक घर चलाने में निष्पक्ष रूप से बच्चों को बड़ा कर सकती है, उसको दिशा दे सकती है, कैरियर बना सकती है, तो वो देश क्यों नहीं चला सकती है? मुझे सिर्फ ये बताएं, एक बड़ी बॉडी क्यों नहीं चला सकती है? वही महिला है जिसको हम मैनेजमेंट के लिए घर में बहुत शाबाशी देते हैं कि नहीं, स्त्री के बिना घर नहीं चलेगा। तो वो स्त्री घर से बाहर निकलते ही
लाचारी क्यों हो जाती है उसमें, वो उसको जामा क्यों पहनाया जाता है। मैं संतोष जी एक और मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा लेना चाहूँगी, जिसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। अभी मैं डाटा पढ़ रही थी, मुझे मालूम चला कि 85 लाख करीब नई ऐसे वोटर्स हैं, उनमें सिर्फ महिलाएं, 85 लाख महिलाएं जो इस साल अपना वोट देने का अधिकार लेंगी, है ना। तो उनमें से जो मेरी जानकारी है, करीब करीब 2 से 3 हज़ार बच्चियाँ ऐसी हैं जो एक प्राइवेट महिला विश्वविद्यालय है जहाँ वो एग्ज़ाम की वजह से वोट कास्ट नहीं कर पाएंगी। क्या मेरा सिस्टम ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकता कि उनका वोट, जो कि अहम है, जो यूथ है, जो जानता है दिशा परिवर्तन ला सकता है सिस्टम में, कि उनका वोट कास्ट कराया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो पहली बार वोट कास्ट करने वाली बच्चियां अपना वोट देंगी, उंगली पे एक निशान लेंगी, तो उनको एहसास होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उनको एहसास होगा कि मैं परिवर्तन ला सकती हूँ एक सही दिशा में। तो जो ग्रूमिंग है सोच की, जो एक संवेदनशीलता से एक सोचना, डिसीजन मेकिंग बनना, या कहना चाहिए गंभीरता से किसी बात को उठाना, वो महिला तब से, वो बच्चियां तब से शुरू हो सकती हैं। ये अब देखिए, ये हमारा जो शो था, अब मैं आपसे एक आखिरी मैसेजिंग चाहूँगा, क्या कहना चाहती हैं जो लड़कियां, बच्चियां आपको सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स सुन रहे हों, जो राजनीति में आना चाहते हों और आपकी बात को दिखा सकें, देखिए मैम ने कहा है कि हमको राजनीति में जाने दीजिए। मैं यही बार बार कहूँगी, जो कि पहले भी सारी बातों का लब्बो लुबाब यही है कि बच्चियों की परवरिश इस तौर पर करें हर एक माता पिता कि उनकी समझ को विकसित करें, उनको अच्छे बुरे का एक सबब और सबक दें कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद वो निर्णय लेने का अधिकार उनको दें कि बेटा ये बात तुम जो कह रही हो उस पर बातचीत हो और संवाद कायम रखें। देखिए अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं बार बार हर एक माता पिता से और हर एक विद्यार्थी से, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उससे मैं बार बार ये गुजारिश करूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहिए और जीवंत संवाद करिए आपस में, परिवार में, अध्यापकों से और माता पिता से और अपने साथियों से। जीवन संवाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई देख रहा हो, वहाँ से देखे एबीपी पे, तो कहे कि जाके मम्मी या पापा या जिसको दिखाए कि मैडम ने, प्रोफेसर साहिबा ने कहा है कि हमें राजनीति में जाने देना चाहिए। क्या संदेश है आपका? बिल्कुल, मेरा यही संदेश है। हम यहाँ पर मॉक पार्लियामेंट कराते हैं, बच्चों को हर बार एक एक्टिविटी कराते हैं, और कई बार जब मैं उस एक्टिविटी को देखती हूँ तो मैं अमेज हो जाती हूँ कि बच्चे कितनी सुंदरता से अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को लाते हैं और कितनी खूबसूरती से उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसा देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि इस तरह के लेवल पे जब हम प्रोग्राम करते हैं और वो वैसे ही वेशभूषा धारण करके आते हैं मंत्रियों के जैसे, और वो तो इस तरह से हमें हर बच्ची, मैं कह सकती हूँ कि हर बच्ची में एक बॉन्ड लीडरशिप है। आप घर पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक अगर घर में लड़की है तो वो सब पूरे परिवार को बांधने की शक्ति रहती है उसमें, परिवार को हमेशा एकजुट होकर, सारे भाइयों को भी साथ लेकर उनको कोऑर्डिनेट कर लेती है। तो हमको घर से ही बच्चों में और महिलाओं में और जो हमारी गर्ल्स हैं उनको लीडरशिप क्वालिटी को हमको डेवलप करने में मदद करनी चाहिए। वो जो भी करना चाहते हैं उनको बिना डराए और उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ें और समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज को लीडरशिप कर सकें और देश को रिप्रेजेंट करें। और हमारे यहाँ की कितनी गर्ल्स हैं जिन्होंने स्टेट को ही नहीं, हमारे इंटरनेशनली हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो हमें हर लड़की के जो इनबिल्ट उनकी जो गुण हैं उनको हमको नर्चर करना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी और पॉजिटिविटी के साथ उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। और उनको ये बताना चाहिए कि राजनीति कोई खराब क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र है जहाँ जाकर आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। सेवा का एक बड़ा माध्यम माना जाता है, कहते हैं राजनीति बड़ा। आपका क्या मैसेजिंग क्या है उनके लिए जो आपको देख रहे हो, सुन रहे हो? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही होगी कि आप राजनीति में जाओ बच्चों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर बिल्कुल एक उद्देश्य लेकर के जाओ। आप ये सोच करके जाओ कि मुझे ये बदलाव लाना है, तो ही आप बदलाव ला पाओगे। आप आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, एकदम सोच अपनी सीधी रखिए, इधर उधर भटकाव में मत जाइए और सोच करके समझ करके और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। देखिए ये भटकाव आता है इसलिए क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस मिल जाते हैं अलग अलग तरीके, सोशल मीडिया पे अलग तरीके से, किताबों में अलग अलग लेखक मिल जाते हैं, तो कन्फ्यूजन वहाँ होता है। ज़्यादा पढ़ते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। आपका क्या संदेश है उनके लिए आखिरी?
मेरा संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो कथन है, थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली। तो हम जो युवा है, जैसा मैडम ने कहा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जितने युवा हैं, क्योंकि युवा एनर्जी का स्रोत है, उनमें बहुत पोटेंशियल है। वो अपने लोकल चारों तरफ में जो भी कोई बदलाव लाना चाहते हैं या कोई ऐसी समस्या है जिसका निदान करना चाहते हैं, उनके वो सक्षम हैं जो कर सकते हैं, उसको आगे लाएं, उनको बढ़ावा दें। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशन, आप पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स भी प्रोफेशन बना सकते हैं। ये ना सोचे कि पॉलिटिक्स सिर्फ उनका क्षेत्र है जो उधड़ंगी हैं या जो पावर गेम खेलते हैं, नहीं, ये निस्संदेह एक मस्तिष्क का ही प्रोफेशन है। जितना आप दिमाग लगाएंगे, जितना आप सेंसिटिविटी से किसी चीज़ को सोचेंगे, उतना ही उसका आप सोल्यूशन निकालेंगे। और निश्चित तौर पे अगर आप आसपास की समस्याओं का निदान करेंगे तो आप बहुत बड़े एक सफल नेता बन सकते हैं, नेता या नेती। तो ये बातचीत हुई हमारी यहाँ पर अपनी बाता जो एबीपी लाइव का जो शो है उसमें हमने इनसे समझा जाना कि किस तरीके से राजस्थान में जो लड़कियाँ हैं, अगर उन्हें राजनीति में आना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें आगे आना है, उस पर इनका एक मैसेज भी था कि किस तरीके से आएँ और उद्देश्य को लेकर के आएँ। लगातार यही बात कही जा रही, युवा तो आ तो रहे हैं लेकिन उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, और उसी उद्देश्य के चक्कर में वो कई बार चुनाव हार भी जाते हैं, कई बार जीतते भी हैं। लेकिन अभी जैसे कई सारे ऐसे युवा चुनाव इस बार जीत के आए जिनकी उम्र 25 साल है, 26 साल है, 27 साल है, हम लोग गिनते ज़रूर उनको हैं, लेकिन उनका जब भाषण सुनते हैं तो लगता है कि भी इनके अंदर कमी रह गई है। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।